स्टूडेंट्स, तो बच्चा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। इससे पहले हमने अपना टॉपिक किया था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हमने बोले थे कि 4 तरह के होते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है। ये 4 प्रोसेस किए थे। उसमें से भी हमने न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक पढ़ने के बाद आज हम करने जा रहे हैं अबाउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट्स में होती है। ठीक है। प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होती है, दैट इज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सनलाइट की मदद से बच्चे जो वो खाना प्रिपेयर करते हैं, दैट इज फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, या फोटोसिंथेसिस की मदद से जो वो न्यूट्रिशन अपना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। उससे पहले हम जो पिछला टॉपिक करके आ रहे हैं बच्चे, उसमें से मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, इसको रीड करते हैं। जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्सॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो फूड है वो बॉडी में ही ब्रेक होता है और उसी में एब्सॉर्ब हो जाता है विद इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको पढ़ाया था मैंने, वो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड इंजेस्ट करते हैं, देन वो बॉडी में ब्रेक डाउन होकर बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। लेकिन in which of the in which of the organism, यहाँ पे आएगा organism, is it does done outside the body। ठीक है। किस ऑर्गेनिज्म में बॉडी के बाहर इनका ब्रेकडाउन होता है और बाहर से ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे उसको बच्चे? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चा? अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आपके पास मैंने 2 एग्जांपल्स बताई थी, है ना? 2 एग्जांपल्स बताई थी। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी थी? दैट इज, वन इज फंजाई एंड सेकंड इज, फंजाई के अलावा क्या था बच्चे? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है दो जो कौन सी न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं? सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें के जो ब्रेक डाउन है बॉडी के बाहर हो जाता है, उसके बाद एब्सॉर्प्शन भी बाहर से ही न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है। फर्स्ट इज अमीबा। कौन परफॉर्म करता है सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? फर्स्ट इज अमीबा। Is it for perform saprophytic type of nutrition? No, because we have already read that amoeba performs holozoic type of nutrition. आपने examples पढ़ी थी amoeba and human beings। उसके बाद बच्चे पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम भी क्या परफॉर्म करता है? holozoic type of nutrition, and it is not a fungi nor, ना तो फंजाई है ना ही क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है। एंड मशरूम की अगर बात करें तो मशरूम क्या है हमारे पास? एक तरह के बच्चे फंजाई है। मशरूम इज अ काइंड ऑफ फंजाई। ठीक है। इसके बाद हम, हमारे पास है लाइस। तो लाइस में हमने क्या पढ़ा था? लाइस कौन सा न्यूट्रिशन परफॉर्म करती है? दैट इज पैरासाइट, पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे पास क्या बचता है? मशरूम, दैट इज अ फंजाई। और फंजाई क्या करती है? सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इट डन आउटसाइड द बॉडी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा? मशरूम। क्लियर है बच्चा? ऐसे क्वेश्चंस आपको घुमा के आ सकते हैं पेपर में, तो थोड़ा सा रट्टा ना लगाएं, क्रैम ना करें किसी चीज को, आप उसको समझने की कोशिश करें, ताकि आपको जो क्वेश्चन है उसका भी पता चल सके कि क्या पूछा हुआ है क्या नहीं। ठीक है। 2 मिनट, क्या पूछा हुआ है क्या नहीं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ फूड। ठीक है। सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, तो जिसमें लाइट की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है, देख, प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं, लेकिन फोटो क्यों लगाया? क्योंकि सनलाइट की मदद से बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। बच्चे ये अपना खाना खुद बनाते हैं और इनको इसीलिए क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर्स। खुद बनाने की वजह से खुद प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है।
अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे। बेसिकली फोटोसिंथेसिस है क्या? द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स like water, carbon dioxide by cells of green plants having green pigment called chlorophyll in the presence of sunlight। इसमें क्या बताया बच्चे? फोटोसिंथेसिस क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है प्लांट, अपनी एनर्जी का सोर्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज ग्लूकोज, विद द हेल्प ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है फॉर एनर्जी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज प्रिपेयर करता है ताकि वो एनर्जी ले सके, सारे काम कर सके अपने। और किन से बनाता है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से? वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और ये किसकी मदद से बनाते हैं बच्चे? एक तो सनलाइट की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? सनलाइट की प्रेजेंस में। और उस सनलाइट को ग्रैब करने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? एक ग्रीन पिगमेंट बच्चे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए लीफ भी ग्रीन कलर की होती है, स्टेम भी ग्रीन कलर की होती है। तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करता है? ग्लूकोज बनाता है प्लांट में। क्लियर है? आपको सारे स्टेप बताए जाएंगे, कैसे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, कैसे सनलाइट ट्रैप होती है, क्या काम होता है क्लोरोफिल का, क्या काम होता है सनलाइट का, और क्या काम होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये जो चार मेन सोर्सेज है, ठीक है, चार मेन कंपाउंड्स हैं, इनकी मदद से ही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। इनके अलावा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकती। दैट इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, सन से क्या आ गया? सनलाइट। ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चे फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इनके बगैर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकती। क्लियर है? इसके बाद हम चलते हैं अपने, ये देखो यहाँ पे क्या है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, सनलाइट लाइट एनर्जी की हेल्प से क्या कर रहे हैं? ये जो लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है। अब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद ये अपने बाकी की रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है प्लांट में। ठीक है, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या मिलेगा इसको? वाटर के साथ। ठीक है, क्या बनाएगा देन? ग्लूकोज बनाएगा, जिसको शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज बनाएगा और साथ में क्या रिलीज कर देगा? ऑक्सीजन। ये सारे स्टेप कैसे परफॉर्म होंगे ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा? अब इसके बाद अब इसके बाद बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके सामने वैसे प्रॉपर एक पूरी रिएक्शन है जो कि शायद आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस समझोगे वैसे ही आपको ये रिएक्शन भी समझ आने लगेगी। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू क्लोरोफिल ने क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? उनकी रिएक्शन करवाई और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C6H12O6। उससे क्या होगा बच्चे? ग्लूकोज बनेगी और साथ में थोड़ा सा वाटर रिलीज होगा। थोड़ा सा वाटर भी रिलीज होगा, साथ में क्या होगा? कुछ हद तक जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी वहां से क्या होगी? रिलीज होगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। बच्चे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन करवाने के बाद क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होती है, साथ में क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन साइड बाय साइड रिलीज होती है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जितने ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि जितने ज्यादा ग्रीन प्लांट्स होंगे उतनी ही ज्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उनको क्यों चाहिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको कंज्यूम करेंगे और साथ में क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। तो हमारा जो इन्वायरमेंट होगा वो फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, अब अगर पेड़ पौधे कम लगाएंगे तो बच्चे वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी इनडायरेक्टली क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी, हीट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो वैसे प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, आने लग जाएंगी। इसीलिए बोलते हैं कि जितने हो सके ग्रीन प्लांट्स लगाओ।
ठीक है। इसके बाद है रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चे साथ साथ में इनकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और साथ साथ में हम ये पढ़ेंगे कि सनलाइट हमें मिलती कहाँ से है, क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल का काम क्या रहता है और कहाँ पे हमें वो अवेलेबल रहता है, ठीक है, किस जगह पे वो प्रेजेंट रहता है। अब सबसे पहले सनलाइट के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट क्या है बच्चे? सन इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सनलाइट हमें कहाँ से प्रोवाइड होती है? सन से, ठीक है। सन क्या प्रोवाइड करता है? सनलाइट इन फॉर्म ऑफ, अच्छा, सनलाइट से हमें क्या मिलती है? लाइट एनर्जी। क्या मिलती है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी को जो प्लांट्स क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं। और वो जो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है प्लांट्स में? क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे बच्चे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? दीज आर द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या है? These are the green colored pigments present in chloroplast। आपने बच्चे सेल स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर पढ़ी होगी नाइन्थ क्लास में। उसमें क्या रहता है? प्लांट सेल में क्या रहते हैं? ठीक है, कुछ बच्चे प्लास्टिड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? प्लास्टिड्स रहते हैं, डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। उन प्लास्टिड्स में तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। जो प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होते, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स भी तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उसमें से जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या होते हैं? ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। डिस्क शेप सेल्स होते हैं बच्चे, ऐसे डिस्क शेप सेल्स होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, ऐसे डिस्क शेप सेल रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहता है? यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख सकते हो तो, ठीक है, इनमें क्या रहता है कि क्लोरोप्लास्ट में बच्चे बहुत सारे ऐसे सिक्कों की तरह ऊपर थाइलोकॉइड्स पड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में अगर आपके सामने डायग्राम ड्रॉ करूँ तो बहुत सारे ऐसे सिक्कों की तरह थाइलोकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड होते हैं। बहुत सारे थाइलोकॉइड्स स्टैक्ड होते हैं। तो इन थाइलोकॉइड्स, इनको क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थाइलोकॉइड। एक सिक्के की तरह जो दिखेगा उसको बोलेंगे थाइलाकॉइड। एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हो ऐसे स्टैक्ड है। इनको क्या बोलेंगे? इकट्ठा क्या बोलेंगे? ग्रेनम। क्या बोलेंगे बच्चा? ग्रेनम, ठीक है। अब बहुत सारे ग्रेनम्स को क्या बोलेंगे इकट्ठा? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्लियर है? अब ग्रेना बोलेंगे, ठीक है। ग्रेना बोलेंगे बहुत सारों को। अब इनके अलावा जो बाकी ये खाली स्पेस बच रही है, ये जो खाली स्पेस बच रही है बच्चे, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है, ग्रेनम की भी और स्ट्रोमा की भी। अब ये जो ग्रेनम है बच्चे, इस ग्रेनम के ऊपर ये थाइलोकॉइड्स है, ये थाइलोकॉइड्स के ऊपर बच्चे ग्रीन ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इनके ऊपर ग्रीन ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे बच्चे? क्लोरोफिल। जिसकी वजह से इसका कलर भी क्या रहता है? ग्रीन रहता है। प्लांट्स में लीव्स का कलर, स्टेम्स का कलर क्या रहता है? ग्रीन रहता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? जो भी लाइट एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप करते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या रहता है कि क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब आपने पढ़े होंगे दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो पुराने टाइप के सेल हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। यूकैरियोट जो अच्छे खासे डेवलप्ड सेल्स होते हैं, जो हम में रहते हैं, एनिमल्स में रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं। तो हमें क्या बोल देते हैं? यूकैरियोट्स बोल देते हैं, क्योंकि हमारे में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? अच्छे वाले सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर यूकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बच्चे, इसकी मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। आप यहाँ पे देख पाओगे क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। और इनमें दो एरियाज प्रेजेंट होते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया। फर्स्ट इज ग्रेना एंड सेकंड इज स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या रहता है बच्चे? लेमुलर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन स्टैक्स। ये लेमुलर लाइक स्ट्रक्चर जैसे प्रेजेंट होती है स्टैक में, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती है, स्टैक्स में प्रेजेंट होती है। फाउंड इन स्टैक ऑफ 2 to 100 थाइलोकॉइड्स। 2 to 100 थाइलोकॉइड्स। 2 से 100 थाइलोकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप होते हैं, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द अनदर। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेना। क्या बोलेंगे? ग्रेना। स्ट्रोमा क्या रहता है? जो बाकी का मटेरियल है, जैसे बाकी का मैट्रिक्स हो गया, जो थाइलाकॉइड के अलावा, ठीक है, ग्राना के अलावा जो खाली स्पेस रहती है, जो सारा मैट्रिक्स हो गया, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या कंटेन करता है? प्रोटीन एक्विस मैट्रिक्स इंक्लूड, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और क्या कंटेन करता है? मैनी एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, मैनी राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स भी अल्टीमेटली किसकी फैक्ट्री बोलते हैं? हम प्रोटीन्स की फैक्ट्री बोलते हैं, अगर आपको सेल स्ट्रक्चर याद होगी तो, ठीक है। सेल भी बच्चे साथ साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको प्रॉपर जो चीजें हैं वो समझ आए, ठीक है।
इट इज उसके लिए मेरे पास अपनी एक और वीडियो, आप उसमें जाके सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे कि दैट इट इज कोलाइडल एंड कंटेन्स मैनी एंजाइम्स। इट इज कोलाइडल, स्ट्रोमा क्या रहता है बच्चे, क्या कंटेन करेगा, मैनी एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, फाइटोफोटोसिंथेसिस, बिकॉज इट कंटेन्स क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट। ठीक है। सनलाइट को ट्रैप करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की फॉर्म में इसको ट्रैप करते हैं। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये भी पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, कौन से सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, कैसे लीफ के ऊपर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्रॉपर उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे ये एक तरह का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं फोटोसिंथेसिस में परफॉर्म करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में इनको यूज करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। और सनलाइट को यूज कौन करता है, क्लोरोफिल। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली प्लांट्स कैसे गेन करते हैं, कैसे उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं, लेकिन कैसे, थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। बच्चे लीव के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इस ओपनिंग्स के थ्रू क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनहेल की जाती है, या कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीव में। ठीक है। इन पोर्स के थ्रू, ये लीफ के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जब ये खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, जब ये बंद होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाती। दीज आर द स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नॉर्मली प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्लांट्स गेन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी किसके थ्रू होता है, इन स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। क्लियर है बच्चे। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। मोस्टली बच्चे सबसे ज्यादा स्टोमेटस कहाँ पे होते हैं, लीव के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। ऊपर भी होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, नीचे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। ईच स्टोमेटल पोर इज गार्डेड बाय गार्ड सेल विच गार्ड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर। ये देखो जितनी भी स्टोमेटल पोर्स हैं ये किससे गार्ड की जाती है, गार्ड सेल। ये आसपास आप क्या देख पा रहे हो, गार्ड सेल। जितनी भी पोर्स हैं, जितनी भी पोर्स हैं उसके आसपास क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे। ठीक है। ऐसे दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्लोजिंग को गार्ड करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर तो देखो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम्स है। अगर इनमें बच्चे ये जो गार्ड सेल्स है इनमें क्या होगा, वाटर एंटर करेगा। जब ये वाटर एंटर करेगा तो ये गार्ड सेल बलून की तरफ फूल जाएंगे। फूल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकी शेप ऐसे हो जाएगी और ये ओपनिंग क्या हो जाएगी, ये सॉरी पोर क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। क्लियर है। अगर इनमें से पानी जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स है ये क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। और श्रिंक होने की वजह से श्रंकन को हम फ्लेक्सिब भी बोल सकते हैं। बलून की तरह बिल्कुल ऐसे श्रिंक हो जाएंगे तो ये पोर क्या हो जाएगी, बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। जब क्लोज हो जाएगी तो कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती, और जब ये ओपन रहते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर है। अब इसमें आगे, और ये आसपास क्या है, गार्ड सेल्स है जो इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को मेंटेन करते हैं। आगे, द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शंस। मैंने आपको बता ही दिया, जो वाटर कंटेंट है जब एंटर करेगा तो गार्ड सेल फूल जाएंगे और वो ओपन हो जाएगी। अगर वाटर कंटेंट निकल जाएगा तो गार्ड सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे और पोर क्लोज हो जाएगी। ठीक है। तो वाटर कंटेंट है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव। ठीक है। हमारे पास बच्चे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ प्रेजेंट है। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं और कहाँ जो सेल्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, वो वाले सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस मेनली परफॉर्म होती है। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं बच्चे, ये अपर साइड लगा लो लीफ की और ये लोअर साइड लगा लो लीफ की। अब ये लीफ में प्रॉपर अगर हम ऐसे लीफ काटे तो ये प्रॉपर लीफ में ये ऊपर साइड हो गई, लोअर साइड हो गई, इसके बीच में जितने भी सेल्स ऐसे प्रेजेंट है वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है। अच्छा, ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं
एपिडर्मिस, क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे बच्चे स्पॉन्जी लेयर रहती है, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा की स्पॉन्जी लेयर रहती है, और ये जो पैरेन्काइमा सेल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स, क्या बोलेंगे? मीजोफिल सेल्स। एपिडर्मिस लेयर है, एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये जो लेयर है दैट इज पैलिसेड लेयर, क्या बोलेंगे? पैलिसेड लेयर। लेकिन इसमें जो सेल्स हैं वो कौन से सेल्स होते हैं? मीजोफिल सेल्स। कौन से बोलेंगे बच्चे? मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे, दैट इज मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स बच्चे क्या कंटेन करते हैं? बेसिकली क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल कंटेन, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो मेसोफिल सेल्स है वही क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इन्हीं सेल्स में क्या रहते हैं? क्लोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सेल है, सेल में क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहती है। सेल है बच्चे, इसमें न्यूक्लियस भी और क्लोरोप्लास्ट की ऑर्गेनेली भी, और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है? सेल है, प्रॉपर मेसोफिल सेल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट रहेगा? क्लोरोफिल, ठीक है। अब इसके नीचे बिल्कुल अंडर वाली लेयर ये कौन सी है? एंडोडर्मिस। नीचे वाली को क्या बोलेंगे? एंडोडर्मिस। और यहाँ पे ये जो हम देख पा रहे हैं छोटी छोटी ओपनिंग्स है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, और ये छोटी छोटी ओपनिंग है, इसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। कलर करके देखें तो ये वाला गार्ड क्या है? डार्क उठाएंगे, और ये देखो, ये क्या है? छोटे छोटे गार्ड सेल्स, ठीक है। दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये गार्ड सेल्स अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं, ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको शो नहीं किए हुए, लेकिन ऊपर भी प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसे लीफ की स्ट्रक्चर होती है, और गार्ड सेल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहता है। और बाकी जो मेसोफिल सेल्स है उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है? मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल दैट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। अब इसके बाद बच्चे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट, अब वाटर कहाँ से मिलते हैं बच्चे? वाटर भी एक तरह का रॉ मटेरियल है जो नेसेसरी होता है फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ वी गेट द वाटर, ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट दिस, एंड वाटर में क्या रहता है बच्चे? जो वाटर है, ठीक है, वो इकलौता ऐसा है जो रूट से गेन किया जाता है। कहाँ से? रूट से गेन किया जाता है। आपको पता है, आप प्लांट को वाटर करते हो, कहाँ पे वाटर करोगे? ऑब्वियसली नीचे जमीन पे वाटर करते हो। जमीन पे क्या रहती है? जमीन के अंदर क्या रहती है? प्लांट्स की रूट्स रहती है। रूट्स क्या करती है बच्चे? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। वहां से क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। आपको अगर ऑस्मोसिस के बारे में भी जानना है तो मेरे जो सेल चैप्टर में बच्चे मैंने वीडियोस डाल रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हो कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस में क्या रहता है, कैसे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे नहीं होती है, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज ऑस्मोसिस, है ना। तो ये सारी चीजें मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन की हुई है, आप वहां जाके मेरा जो लेक्चर है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू ऑस्मोसिस, इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम। देखो बच्चा, क्या रहता है कि एब्जॉर्ब तो कर लेती है रूट से, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? रूट्स में एब्जॉर्ब करने के बाद ये देखो, रूट्स में एब्जॉर्ब करने के बाद क्या रहता है? ये जो आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दिख रहा होगा, यहाँ पे रूट में एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन पिंक पिंक वाला ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है बच्चे। ये एक ट्यूबुलर सिस्टम रहता है प्लांट्स में जिसको बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसके थ्रू ही जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है अपर पार्ट्स में जाता है, लीफ में जाता है, स्टेम में जाता है, जहाँ पे क्या परफॉर्म हो रही है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चे। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। क्लियर है? इसके बाद हम यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रखा हुआ है दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हमारे पास एक क्वेश्चन है इस रिलेटेड के, जो हमने इतना फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बचे? द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर लाइट इंटेंसिटी। डेफिनेटली कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, सनलाइट पड़ तो रही है, सही से पड़ रही है नहीं पड़ रही, तो वो भी डिपेंड करता है कि फोटोसिंथेसिस ढंग से परफॉर्म होगी या नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, अगर जितनी कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए या ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी तो वो अफेक्ट करेगी डेफिनेटली, क्योंकि बैलेंस्ड
इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड सिचुएशन रहती है, ठीक है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है उतनी चाहिए होती है, जितनी सनलाइट चाहिए होती है उतनी ही होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट टेम्परेचर, डेफिनेटली बच्चे टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। आगे क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन, क्लोरोफिल कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी। देखो आप बोलोगे मैम सारे सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, प्लांट्स में तो कितने सेल्स होते हैं, तो मेसोफिल सेल ही क्यों क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस है तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज बच्चे उनके पास क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक क्लोरोफिल, एक सेल के पास, मेसोफिल सेल के पास क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो एक लीव में हम बोल सकते हैं कि 1000 ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो जिस सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे डेफिनेटली उसके पास ज्यादा क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और वही सेल कैपेबल होता है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। बाकी सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं होती कि वो फोटोसिंथेसिस क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर एंड पोल्यूशन। डेफिनेटली वाटर कंटेंट एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए हमें, और पोल्यूशन होगा तो उससे भी क्या रहेगी कि सनलाइट में दिक्कत रहेगी और चीजों के कंसंट्रेशन में दिक्कत रहेगी, तो ढंग से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? इसके बाद बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बोलेंगे? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बच्चे फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या रहते हैं, मैंने आपको बता दिया कि सनलाइट है, सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करता है, ट्रैप करने के ट्रैप किस फॉर्म में करता है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में ट्रैप करता है। देन वो वाटर एंड और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ग्लूकोज बनाता है, और साथ साथ में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। लेकिन ये सारे प्रोसेस होते कैसे हैं, स्टेप क्या है इनके, तो वो हम इस में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले द लाइट एंटर्स क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव, ठीक है, लीव सेल्स, ठीक है, ऑर्गन सेल्स ऑफ द प्लांट लीव सेल्स, ऑर्गन सेल्स भी बोल देते हैं उनको, ठीक है। तो लाइट क्या करती है, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में एंटर करती है, उसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। क्लोरोफिल इन ग्रेना, ग्रेना में मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे स्टैक थाइलोकार्ड के स्टैक्स रहते हैं, उसके ऊपर कैसे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लोरोफिल इन ग्रेना इनसाइड क्लोरोप्लास्ट कैप्चर्स लाइट एनर्जी, क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, एब्सॉर्ब करता है। अब ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, सबसे पहले बच्चे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्या करता है, कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी। किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, कैप्चर करके लाइट एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। अब वो केमिकल एनर्जी को कैसे यूज करता है, सबसे पहले वो केमिकल एनर्जी यूज करता है ये टू स्प्लिट वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स को पहले स्प्लिट करता है उस केमिकल एनर्जी से। दैट पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर एब्सॉर्ब फ्रॉम सॉइल विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जाइलम से जो रूट्स की मदद से पहले वाटर एब्सॉर्ब हुआ, देन जाइलम की मदद से ऊपर तक ट्रांसपोर्ट हुआ जो वाटर, उस वाटर को क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी पहले स्प्लिट करती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का काम तो प्लांट में है, लेकिन ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है बच्चे। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी एटमोस्फेयर में, हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के साथ जिसकी भी रिएक्शन करवाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब हमारे पास सेकंड रॉ मटेरियल क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे साथ जाके इसकी क्या करवाई जाएगी, रिएक्शन करवाई जाएगी। हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, और अदर पार्ट इज यूज्ड, ठीक है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी किसमें यूज कर दी जाती है, जो केमिकल एनर्जी है, इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, एंड अदर पार्ट इज यूज्ड इन स्ट्रोमा फ्लूइड सराउंडिंग ग्रेना इनसाइड। बाकी जो एनर्जी होती है किसमें यूज कर दी जाती है, स्ट्रोमा में। कुछ एनर्जी ग्रेना पार्ट में यूज कर दी जाती है, किसके लिए, वाटर को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है। और बाकी की एनर्जी स्ट्रोमा में यूज कर दी जाती है। और किस कैसे यूज की जाती है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है उस एनर्जी की स्ट्रोमा में यूज करने के लिए। देखो स्ट्रोमा क्या था, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, ये जो ग्रेना था ये तो ग्रेना था, बाकी जो मैट्रिक्स है दैट इज स्ट्रोमा। कुछ एनर्जी यहाँ पे यूज कर दी जाती है, कुछ एनर्जी स्ट्रोमा में यूज कर दी जाती है, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को ग्रेना में यूज कर दिया, वहां पे क्या किया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को स्प्लिट किया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन रिलीज हो गई और हाइड्रोजन हमारे पास बच गई। अब बाकी पार्ट स्ट्रोमा में यूज होगा। यहाँ पे पार्ट ऑफ एनर्जी, ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस एंड इज रिलीज्ड इनटू द एयर। ये मैंने बता दिया कि रिलीज्ड इनटू द एयर। और जो हाइड्रोजन है वो बचती है, वो बाद में कहाँ चली जाती है, स्ट्रोमा में। ग्रेना में टूटने के बाद बच्चे हाइड्रोजन कहाँ लेके चली जाती है, हाइड्रोजन को कहाँ लेके चले जाते हैं, स्ट्रोमा में। अब बाकी रिएक्शन कहाँ पे होगी,
स्ट्रोमा में, हाइड्रोजन यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ एनर्जी है यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन एयर इन क्लोरोप्लास्ट, वो तो हमने पढ़ ही लिया कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है डेफिनेटली। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज, है ना। इनको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। यहाँ पे एक प्रोसेस रहता है, क्या कर दिया जाता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिएक्शन करवाई, सॉरी हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना दिया जाता है, C6H12O6, ठीक है। ऑक्सीजन तो रिलीज हो ही गई, जो वाटर से रिलीज हुई, हमारे पास क्या बची थी, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन बचा था, ठीक है। जो हाइड्रोजन आयन है, इसकी क्या कर दी जाती है, रिडक्शन कर दी जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की कर दी जाती है, रिडक्शन करने के बाद हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स हियर इन क्लोरोप्लास्ट, हाइड्रोजन स्टोमेटा ओपन्स एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड while emptying oxygen to air and carbon dioxide is taken into स्टोमेटा। तो बच्चे जब ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं उसी टाइम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन करने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, हमारी हाइड्रोजन आयन के साथ। हाइड्रोजन आयन के साथ क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज बना दी जाती है। तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइन टू फॉर्म ग्लूकोज, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। उसके बाद ग्लूकोज इज broken down to give energy as when required it is stored in the leaves as starch। देखो वो जो ग्लूकोज है, जितनी एनर्जी प्लांट को रिक्वायर्ड होती है उस टाइम वो ग्लूकोज को तोड़ के क्या बना देते हैं, एनर्जी बना देते हैं। और जितनी ग्लूकोज बच जाती है बच्चे, उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में, प्लांट में या लीव्स में स्टोर कर लिया जाता है। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं। जितनी ग्लूकोज यूज करनी है उतनी कर लेते हैं, बाकी की स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिएक्शन आएगी, दैट 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। CO2 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी क्या करती है, क्लोरोफिल की मदद से, जो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद ये जो केमिकल एनर्जी है ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना देती है, ग्लूकोज फॉर्म कर देती है। और क्या रिलीज हो जाता है, ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाती है। तो ऐसे बच्चे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो जो बाकी बची ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में लीव में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है, फूड बन रहा है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है प्लांट से, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर प्रोसेस, जितने भी स्टेप्स है मैंने आपको समझा दिए हुए हैं। इसके बाद बच्चे हम लास्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ा है जब तक आप इसका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि पढ़ना कैसे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पहले भी एक एग्जाम में आ चुका है CBSE में, ठीक है। तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। जो फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी है बच्चे, उसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है लाइफ में या प्लांट्स के लिए, हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहती है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है, ठीक है, जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती है, जो अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं, ठीक है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस क्या रहती है फोटोसिंथेसिस की, इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। बच्चे ये क्या मेंटेन करता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। क्यों, क्योंकि ये क्या रिलीज करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसीलिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का अमाउंट बना रहता है। इट प्रोवाइड फूड either directly as vegetables or indirectly as meat or milk of animals which in turn are fed on plants। देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला है कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है, क्योंकि हम तो खुद का खाना खुद बना नहीं सकते। तो हम डायरेक्टली किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे, कि जैसे या तो वेजिटेबल्स वगैरह घास सब हम खाते हैं, एनर्जी के लिए कहाँ से मिलती है, प्लांट से। या कुछ एनिमल्स सिर्फ मीट खाते हैं, प्लांट्स नहीं खाते। लेकिन जो एनिमल्स मीट खा रहे हैं, आगे जाके जिनका वो मीट खा रहे हैं वो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं किनको खा रहे थे, प्लांट्स को खा रहे थे। तो इनडायरेक्टली भी वो किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। And photosynthesis has also provided vast reserves of energy to man as fuel such as coal, oil, peat and also wood and dung। Definitely
कुछ फ्यूल भी उसने प्रोवाइड किया, कोल हो गया, वुड हो गया, डंग हो गया, सारी चीजें एज अ फ्यूल हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इक्वेशन दैट इज 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाते हैं, C6H12O6। ठीक है, तो साथ में कितनी ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, कितने मॉलिक्यूल्स, 6O। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, जितना आपको करवाया है प्लीज उसको रीड करना, रिवाइज करना, ताकि आपको जितना भी करवाया हो वो ढंग से समझ आ सके। अगर आप बच्चे इसको रिवाइज नहीं करोगे तो आपको याद भी नहीं रहने वाला। तो कोशिश करिएगा कि साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो और साथ साथ में रिवाइज भी करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू।